वो नीली, उसने तो मुझे ही चारा बनने को कहा था। सरासर बकवास। लू पियाओ उस सींग वाले भेड़ को देख रहा था जो उसकी ओर दौड़ रहा था। इससे वो बुरी तरह डर गया और लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर भागा। इस बीच डू जे और नीली झाड़ियों में छिपे हुए थे। उनके हाथों में क्रॉसबो थे। हे भगवान, ये सींग वाला भेड़ कितना डरावना है। गोली मारो, गोली मारो, लू पियाओ चिल्लाया। जब उसने सींग वाले भेड़ को पास आते देखा तो वो बिना रुके भागा। ये लू पियाओ, क्या हमने तय नहीं किया था कि ये स्थिर रहेगा और हिलेगा नहीं? सींग वाला भेड़ जरूर जाल में फंस जाता। लेकिन एक बार जब वो भागा तो भेड़ जाल की दिशा से भटक गया। नीली ने भौहें चढ़ाई। जाल असल में एक छोटा सा 2 उंगलियों जितना गड्ढा था और अगर सींग वाला भेड़ लापरवाही से जाल में चला जाता तो उसका पैर जरूर टूट जाता। अगर ऐसा होता तो उस पर तीर चला देने से नतीजा कहीं बेहतर होता। लू पियाओं को घबराकर भागते देख डू जे भी घबरा गया और भेड़ पर लगातार ट्रिगर दबाता रहा। शू 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 क्रॉसबो से 3 तीर निकले। वो सींग वाला भेड़ एक राक्षसी प्राणी है। उसे कोई चोट नहीं लगी है, इसलिए सींग वाले भेड़ की प्रतिक्रिया बेहद तेज होती है। जब उसे अपनी ओर दागे जा रहे 3 तीरों का आभास हुआ तो उसने अपनी तेज प्रतिक्रिया से तुरंत कुछ छलांगे लगाई और तीनों तीर भेड़ को छूते हुए निकल गए। इस तरह तीर चकमा दे गया। क्या चूक गया? लू पियाओ हैरान रह गया क्योंकि सींग वाले भेड़ का सींग उसके पास आकर रुक गया। ये सोचकर कि नीली और डूजे ने सचमुच ऐसी गलती की है, वो मन ही मन लगभग रो पड़ा। उसे लगने लगा कि उसने दोस्ती करके गलती कर दी। अगर तेज सींग उस तक पहुंच जाए तो वो तुरंत उसकी गांड में फूल डालेगा। जब उसने सींग वाले भेड़ को क्रॉसबो के बोल्टों से बचते हुए लू पियाओं पर हमला जारी रखते देखा तो डू जे के हाथ पसीने से तर हो गए। अगर वो क्रॉसबो पर एक और बोल्ट लगाने की कोशिश करता तो बहुत देर हो जाती। वो लू पियाओं के सिर में सींग वाले भेड़ के सींग से उसके नितंब पर वार किए जाने के दृश्य की कल्पना कर सकता था। नीली, हमें क्या करना चाहिए? डू जे आधा बोलने के बाद तुरंत चुप हो गया। वो नीली को परेशान करने से डर रहा था। नीली आधा उकड़ू बैठा था। उसका बायां हाथ सीधा था और क्रॉसबो उसके बाएं हाथ पर था। उसका दाहिना हाथ ट्रिगर को कसकर पकड़े हुए था। उसकी आंखें निशाने पर टिकी थी और क्रॉसबो इतना स्थिर था मानो उसे किसी होल्डर पर रखा हो। डू जे को एक अवर्णनीय अनुभूति हुई। नीली ने अभी तक बोल्ट नहीं चलाया था, लेकिन डू जे को लग रहा था कि बोल्ट जरूर सींग वाले भेड़ को लगेगा। नीली इस समय झाड़ियों में दुबके हुए चीते की तरह अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। वो एक विस्मयकारी आभा बिखेर रहा था। हालांकि उसका शरीर कमजोर था और वो अभी कांस्य श्रेणी का योद्धा भी नहीं बना था, फिर भी उसके पिछले जीवन का समृद्ध अनुभव अभी भी मौजूद था। ये अनुभव नीली के हर खूनी युद्ध के साथ जमा होता गया था। कुछ तो मौत के करीब ही थे, चाहे कोई भी हथियार हो, तलवार हो, क्रॉसबो हो या धातु का कोई टुकड़ा ही क्यों न हो। नीली के हाथों में ये सभी घातक हथियार बन जाते थे। हालांकि नीली अभी कांस्य श्रेणी का योद्धा नहीं था, फिर भी उसके पास कांस्य श्रेणी या रजत श्रेणी के योद्धा को मारने के अनगिनत तरीके थे। आसपास के इलाके में बस एक ही व्यक्ति दिखाई दे रहा था। नीली की आंखों में ऐसा भाव था जैसे कोई बाज अपने शिकार को पकड़ने के लिए इंतजार कर रहा हो। नीली के हल्के उभरे हुए कोमल गाल, दृढ़ नजर और हाव भाव दूसरों को बिना गहराई वाली झील का एहसास दिलाते थे। छी! नीली ने ट्रिगर दबाया और एक क्रॉसबो बोल्ट छूट गया। जो बोल्ट निकला वो चांदी जैसी रोशनी में बदल गया और शान से तेजी से उड़ गया। नीली ने जिस कोण पर निशाना साधा था वो सींग वाले भेड़ की दृष्टि के अंधे क्षेत्र में था। लगा। बोल्ट को उड़ते हुए देखकर डू जे का दिल हैरान रह गया। नीली ने उसे एक अजीब सा एहसास दिया, मानो वो कोई अनुभवी निशानेबाज हो। सींग वाला भेड़ समय पर बच नहीं पाया।
प्लॉप, बोल्ट सींग वाले भेड़ के पिछले पैर पर लगा। धम, सींग वाला भेड़ चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। लू पियाओ के सामने गिरा और उसके चारों ओर धूल उड़ गई। लू पियाओ सांस लेने के लिए हाँफ रहा था। वो बेहद घबराया हुआ था। जब उसने सींग वाले भेड़ को लगातार चीखते देखा तो वो सोचने से खुद को रोक नहीं पाया, हे भगवान, ये तो बहुत रोमांचक था। हे भगवान, मेरी गाड़ बच गई। अगर नीली का बाज थोड़ा धीमा होता तो वो सींग वाले भेड़ से टकरा जाता। अगर बाज कोई साधारण बाज होता तो इस तरह की चोट किसी राक्षसी सींग वाले भेड़ को भी नहीं लगती और वो जरूर फिर से उठ खड़ा होता। हालांकि वे जिस बाज का इस्तेमाल कर रहे थे वो कोई साधारण बाज नहीं था। उस पर काली पूल घास और जोइसिया घास से बनी दवा लगी थी। वो सींग वाले भेड़ों का काल बन गया। दवा तेजी से रक्त वाहिकाओं के साथ सींग वाले भेड़ के हृदय तक पहुंच गई। जल्द ही सींग वाले भेड़ की चीख की आवाज धीमी और धीमी होती गई। इतनी जल्दी डूजे हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि नीली द्वारा मिलाई गई दवा का इतना तेज असर होगा। एक पल बाद उस मजबूत भेड़ ने अपनी प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह खो दी। लू पियाओ भी हैरान था। वह इन भेड़ों की ताकत को अच्छी तरह समझता था, जो दो कांस्य श्रेणी के योद्धाओं की संयुक्त ताकत के बराबर थी। आमतौर पर किसी एक को हराने में काफी समय लगता था, लेकिन इस सींग वाले भेड़ को तो बस एक छोटे से तीर से ही हरा दिया गया। ये तो बहुत रोमांचक था। जब भी लू पियाओ पहले वाले दृश्य के बारे में सोचता तो उसके अंदर का डर फिर से जाग उठता। अगर तुम भागे नहीं होते तो वो सींग वाला भेड़ तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं होता। नीली हल्के से हंसा। ठीक है, लू पियाओ बुदबुदाया। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने योजना के अनुसार काम नहीं किया और जब उसने सींग वाले भेड़ को अपनी ओर आते देखा तो वो तुरंत घबरा गया। गिरी हुई सींग वाले भेड़ को देखकर लू पियाओ को ऐसा लगा जैसे वो अभी भी किसी सपने में जी रहा हो। नीली का रूप और अब तक का व्यवहार उसके मन में गहराई से अंकित हो गया था, जिससे वो उसके प्रति गहरी प्रशंसा से भर गया था। बचपन से ही ये पहली बार था जब लू पियाओ ने किसी की सच्ची प्रशंसा की थी। नीली का निशानेबाजी कौशल बिल्कुल मास्टर स्तर का था। अगर कोई साधारण व्यक्ति 10 साल तक भी प्रशिक्षण ले तो भी वो नीली के स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। जल्दी करो और सफाई करो। हमें सींग, गर्दन पर फर, राक्षस क्रिस्टल और राक्षस आत्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। नीली ने जल्दी से आदेश दिया। एक सींग वाले भेड़ का राक्षस क्रिस्टल और राक्षस आत्मा मस्तिष्क क्षेत्र में स्थित होते हैं। राक्षस क्रिस्टल अंगूठे के आकार के क्रिस्टल होते हैं और अधिकांश राक्षस जानवरों में एक राक्षस क्रिस्टल होता है। जहां तक राक्षस आत्मा की बात है, हजारों सींग वाले भेड़ों में केवल 1 या 2 ही दिखाई देते हैं। राक्षस आत्मा का आकार मोमबत्ती की लौ जैसा होता है। राक्षस आत्मा वाली एक सींग वाली भेड़ आमतौर पर अन्य सींग वाले भेड़ों से अधिक शक्तिशाली होती है। सींग वाले भेड़ अपेक्षाकृत निम्न स्तर के होते हैं। केवल 1 स्टार कांस्य श्रेणी के राक्षस जानवर, उनसे प्राप्त सामग्री अपेक्षाकृत सस्ती होती है। सींगों का एक जोड़ा 5 राक्षसी आत्मा के सिक्कों में बिक सकता है और उसकी गर्दन का फर 3 राक्षसी आत्मा के सिक्कों में। जहां तक राक्षस क्रिस्टल की बात है, वो 5 राक्षसी आत्मा के सिक्कों में बिक सकता है। इस तरह से गिनने पर अगर उसमें कोई राक्षसी आत्मा न भी हो तब भी उसकी कीमत 13 राक्षसी आत्मा के सिक्कों के बराबर हो सकती है। सींग वाले भेड़ को मारने में उन्हें ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगे। अगर इतना ही समय लगता तो क्या उन तीनों को एक दिन में हजारों राक्षसी आत्मा के सिक्के नहीं मिल जाते? डूजे खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसका परिवार बहुत गरीब है और उनकी सालाना आय केवल 2 से 3 हजार राक्षसी आत्मा के सिक्के ही होती। उसे पवित्र ऑर्किड संस्थान में प्रवेश दिलाने के लिए डूजे के परिवार को रिश्तेदारों और दोस्तों से बहुत सारा पैसा उधार लेना पड़ा। डूजे उनके परिवार की आशा है। अगर वो नीली के साथ मिलकर सींग वाली भेड़ों का शिकार करे तो भविष्य में अपनी स्कूल की फीस खुद भर सकेगा।
नीली मुस्कुराया और बोला, हमें थोड़ा तेज चलना होगा, आज रात आराम नहीं मिलेगा। ठीक है, डूजे ने उत्साह से जवाब दिया। हालांकि उन्हें अभी तक एक स्टार कांस्य रैंक में प्रवेश नहीं मिला है, लेकिन उनके शरीर बेहद मजबूत है। पूरी रात जागना कोई बड़ी बात नहीं है। लू पियाओ खुद को रोने से नहीं रोक पाया, क्योंकि ये दोनों लड़के तो कंजूस है, पैसों के लिए आराम करना भी छोड़ देंगे। हालांकि वो दुखी है, उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं है। उसे इस समुद्री डाकू जहाज पर चढ़ने के लिए किसने कहा था? वे तीनों मिलकर काम करते थे और लगातार सींग वाली भेड़ों का शिकार करते थे। दर्जनों भेड़ों को मारने के बाद लू पियाओ सामान बेचने के लिए ले जाता था। एक रात में नीली के 3 लोगों के समूह ने कुल मिलाकर लगभग 120 सींग वाली भेड़ों का शिकार किया, जिन्हें लगभग 1200 राक्षसी आत्मा के सिक्कों में बेचा गया। इसे बराबर बराबर बांटने पर उन्हें लगभग 400 दानव आत्मा सिक्के मिले। ये धनराशि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए वाकई अद्भुत है, जिसने अभी तक एक स्टार कांस्य रैंक में प्रवेश नहीं किया है। यहां तक कि एक कांस्य रैंक के योद्धा के लिए भी प्रतिदिन 20 से 30 दानव आत्मा सिक्के प्राप्त करना पहले से ही बहुत बड़ी रकम मानी जाती है। लगातार 7 दिन में प्रशिक्षण में बिताए, जबकि रात में वे तीनों सींग वाले भेड़ों को मारने के लिए प्रशिक्षण मैदान में आते थे। अब उनकी कमाई 10,000 से ज्यादा दानव आत्मा सिक्कों तक पहुंच गई है, जो उनके लिए बहुत बड़ी दौलत मानी जा सकती है। होली ऑर्किड संस्थान के सभी छात्र इस बात पर हैरान थे कि प्रशिक्षण मैदान में सींग वाले भेड़ों की संख्या अचानक इतनी कम क्यों हो गई। पहले वे यूं ही इधर उधर घूमते रहते थे और आसानी से झुंड में सींग वाले भेड़ों को ढूंढ लेते थे, लेकिन अब एक भी भेड़ ढूंढने के लिए काफी देर तक इधर उधर देखना पड़ता है। क्या ऐसा हो सकता है कि बाघ जैसे जानवर आकर इन सींग वाले भेड़ों का शिकार कर रहे हों? होली ऑर्किड संस्थान ने कारण जानने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षकों को भी भेजा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। लगातार 8वीं शाम को नीली का 3 लोगों का समूह अंधेरे में सींग वाले भेड़ों का शिकार कर रहा था। आसमान में अंधेरा छा गया था और आधी रात हो चुकी थी। लू पियाओ ने जम्हाई लेते हुए कहा, नीली, अब और बर्दाश्त नहीं होता। मैं पेड़ के ऊपर थोड़ी देर की झपकी ले रहा हूं। लगातार 7 दिनों तक सींग वाले भेड़ों का लगातार शिकार करने के कारण वो इतना थक गया था कि अब और शिकार नहीं कर सकता था। लू पियाओ ही नहीं, डूजे भी अब और शिकार नहीं कर सकता था। नीली, मुझे भी पहले सोना होगा, डूजे ने कहा। उसकी पलकें पूरे 7 दिनों से जागने के लिए संघर्ष कर रही थी। एक मजबूत आदमी भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तुम लोग पहले सो जाओ, हम कल रात शिकार रोक देंगे। मेरे पास कुछ और योजनाएं हैं, नीली ने कहा। उसने पहले ही 16,000 से ज्यादा राक्षसी आत्मा के सिक्के जमा कर लिए थे। ये उनकी सोने की पहली बाल्टी है, इससे वे बहुत कुछ कर सकते हैं। अब सींग वाले भेड़ों का शिकार करने की जरूरत नहीं थी। लू पियाओ और डूजे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए, एक शाखा पर लेट गए और तुरंत सो गए। उनके दोनों बच्चों जैसे चेहरे थकान से भरे हुए थे। हालांकि वे दोनों समय से पहले पैदा हुए बच्चों की श्रेणी में आते थे, फिर भी वे दोनों किशोर ही थे। नीली जंगल में तेजी से भागा। आसमान में एक गोल चांद लटका हुआ था। बीच बीच में तरह तरह के कीड़ों की आवाजें आती रहती थी, जिससे आसपास का इलाका धीरे धीरे शांत होता जा रहा था। आसपास कोई बड़ा राक्षस नहीं था, इसलिए यह बेहद सुरक्षित था। अचानक नीली को दूर जंगल से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। लगता है यहां कोई और है। इस समय प्रशिक्षण मैदान में कौन है? नीली की भौहें तंग गई और वो उस दिशा में भागा। वो चांदनी से ढके मैदान को देखते हुए जंगल में छिप गया। चांदनी की रोशनी में देखने पर उसे चांदनी के बीच एक दुबलिपतली आकृति खड़ी दिखाई दी। उसके कंधे तक लंबे बाल थे। उसने चमड़े की जैकेट पहनी हुई थी और एक हल्की नीली रोशनी बिखेर रही थी। ये आत्मिक शक्ति का प्रकाश है। हालांकि ये कांस्य श्रेणी में नहीं पहुंचा था, लेकिन जल्द ही
इसे कांस्य श्रेणी में प्रवेश कर जाना चाहिए। आत्मा शक्ति के प्रकाश का उपयोग करते हुए नीली की नजर उसके चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखें बंद थी, उसकी लंबी पलकें थोड़ी कांप रही थी और पतली भौहें थी। उसकी बेदाग गोरी त्वचा स्वस्थ गुलाबी रंग में चमक रही थी और घने नाजुक होंठ थे। वो और ये जियून दो अलग अलग तरह की सुंदरता के धनी थे। ये जियून में एक खामोश लालित्य था, एक सुंदर बैंगनी फूल की तरह। वो आकर्षक थी, एक मोहक और आकर्षक रूप के साथ कांटों वाले गुलाब की तरह। जियाओ निंगर, कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये वही है, नीली ने एक पल के लिए थोड़ा आश्चर्यचकित होकर कहा। जियाओ निंगर उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा मेहनती थी। वो रात के इस समय भी अपनी आत्मशक्ति का अभ्यास कर रही थी। उसका अनुमान है कि वो जल्द ही कांस्य श्रेणी में प्रवेश कर जाएगी। अपने पिछले जीवन के बारे में सोचते हुए जब जियाओ निंगर ने प्रथम सितारा कांस्य पद प्राप्त किया तो वो 2 साल से ज्यादा समय तक बीमार रही और उसकी साधना में काफी गिरावट आई। हालांकि उसे खुद को नए सिरे से प्रशिक्षित करना पड़ा, लेकिन कहा जाता है कि तब से वो दर्द से ग्रस्त थी। हालांकि वो बीमार थी, लेकिन दूसरों की नजरों में वो एक चमकते सितारे की तरह थी। वो एक मजबूत महिला थी। आधी रात को जियाओ निंगर यहां कैसे प्रशिक्षण ले रही थी, ये सोचकर नीली को अचानक बहुत कुछ समझ आ गया। हालांकि जियाओ निंगर बहुत मेहनती है, फिर भी वो अपनी जिंदगी को मजाक समझ रही है। कुछ देर सोचने के बाद नीली जियाओ निंगर की ओर बढ़ी। कौन? जियाओ निंगर ने अचानक अपनी आंखें खोली और एक छोटा खंजर निकालते हुए कमजोर स्वर में चिल्लाई। उसने सावधानी से नीली को देखा। उसके चेहरे के भाव ठंड से कांप रहे थे। चांदनी में उन गहरी सतर्क आंखों में एक अवर्णनीय आकर्षण था। हालांकि वो केवल 13 साल की थी, लेकिन वर्तमान रूप में उसे निश्चित रूप से एक खूबसूरत किशोरी माना जा सकता है। चमड़े की जैकेट का आगे का सीना थोड़ा उभरा हुआ था। इस उम्र में उसे इस पर गर्व हो सकता है। मैं नीली हूं, नीली ने कहा। हालांकि उसने जियाओ निंगर से कभी बात नहीं की थी, फिर भी वे सहपाठी माने जा सकते हैं और एक दूसरे से कुछ हद तक परिचित थे। जियाओ निंगर ने अपना छोटा खंजर नीचे रख दिया, लेकिन फिर भी अपनी सतर्कता बनाए रखते हुए नीली की ओर देखते हुए बोली, तुम यहां क्या कर रहे हो? नीली ने हल्की सी मुस्कान दी। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं यहां अपनी आत्मिक शक्ति का अभ्यास करने आई हूं, जियाओ निंगर ने चांदनी में नीली को देखते हुए कहा। नीली की भौहें तीखी थी, उसमें थोड़ी सुंदरता थी, कुछ लोगों की तरह नहीं जो पहली नजर में ही डरावने लगते हैं। नीली ने कंधे उचकाए और कहा, मैं यही घूमता रहता हूं। तुम झूठ बोल रही हो। ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता। पिछले कुछ दिनों से तुम लोग ही उन सींग वाले भेड़ों को मार रहे हो, जियाओ निंगर ने कहा। वो नीली के 3 लोगों के समूह को पहले ही देख चुकी थी, लेकिन उसने उनका अभिवादन करने की कोई पहल नहीं की। जियाओ निंगर को जिस चीज की उत्सुकता थी, वो थी नीली के समूह द्वारा बोल्टों पर लगाई गई एक ऐसी चीज जो एक सींग वाले भेड़ को एक ही बोल्ट से मार गिराने में सक्षम थी। लेकिन वो दूसरों के राज जानने की पहल नहीं करती थी। तो तुम्हें बहुत पहले से पता था, नीली ने जियाओ निंगर की ओर देखते हुए कहा। जब वो मुंह फुलाती है तो उसके रसीले नाजुक होठों में एक अवर्णनीय आकर्षण होता है, लेकिन उसके दिल में पहले से ही ये जियून थी। इसलिए जियाओ निंगर की सुंदरता के लिए उसकी भावनाएं बस प्रशंसा है। वो उसकी सुंदरता और उसकी मेहनत की सराहना करता है। जियाओ निंगर अपने रूपरंग के दम पर ही इतने ऊंचे पद पर खड़ी हो सकती है, फिर भी वो दूसरों का नजरिया बदलने के लिए अपनी ताकत पर निर्भर है। ये अफसोस की बात है कि वो गलत तरीका अपना रही है।